बैक क्लास। अब हम लोग पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। इसमें वी विल डिस्कस नॉन फेरस मिनरल्स। तो आप नॉन फेरस मिनरल्स को देखते हो तो यहाँ पर ये होता है कि इनमें आयरन का कंटेंट नहीं होगा। दैट इज़ वाई दीज मिनरल्स आर कॉल्ड एज नॉन फेरस मिनरल्स। इसका एग्जाम्पल में आप देखोगे तो कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक, है ना, गोल्ड, ये सारे चीज़ें आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ ही साथ इनका यूज़ भी बहुत ज़्यादा है आपका इंजीनियरिंग में, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में। जैसे अगर आप बात करो अपने फ़ोन की, स्मार्टफोन्स की, तो इसकी जो चिप होती है, मदरबोर्ड होता है, इसमें यू विल फाइंड गोल्ड, है ना, गोल्ड, और आपको पीतल एंड अदर मिनरल्स आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं छोटे ट्रेसेस में मिल जाते हैं, क्योंकि इनका जो यूज़ होता है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। दैट इज़ वाई यू विल सी कि ये सारे मिनरल्स भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी में और इंडस्ट्रीज़ में। देन अब आते हैं आयरन ओर स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। तो यहाँ पर ही कुछ चीज़ें दी हैं, तो इसको अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था। देन ये आपका जो है मैप। अब इस मैप को अगर देखोगे आप तो इस मैप में मैंने क्या किया है कि ये चीज़ों को, जो मैंने आयरन ओर फील्ड्स थे, आयरन ओर माइंस थी, आपकी मैंगनीज़ की माइंस थी, बॉक्साइट की, माइका की, यहाँ पर ऑलरेडी मार्क थी, तो उनको मैंने स्टेट्स के साथ मार्क कर दिया है अलॉन्ग विद उनका कैपिटल। तो आपके पास एक ही मैप में स्टेट्स आ गई, जिस स्टेट्स में कौन सा आपका माइन है वो आ गया आपके पास, साथ साथ उसकी कैपिटल भी आ गई। तो अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है कोई भी, तो आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें रहेंगी, देन यू कैन ईजिली सॉर्ट आउट कि हमें करना कैसे है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देख सकते हो। देन आते हैं कॉपर पे। अब कॉपर पे आप देखोगे कि कॉपर जो है इंडिया में ज़्यादा डेफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया में रिजर्व्स कॉपर के आपको ज़्यादा नहीं मिलते हैं। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंडिया में इवन दो वी हैव मिनरल्स, तो कुछ मिनरल्स ज़्यादा हैं, कुछ कम है, कुछ है भी नहीं। तो इस तरीके की आपको कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बिकॉज ऑल दीज आर अ रिजल्ट ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस ऑफ द अर्थ। तो कहीं पर मिनरल ज़्यादा होंगे, कोई कहीं पर किसी क्वांटिटी कम होगी। सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि कॉपर में इंडिया इज़ क्रिटिकली डेफिशिएंट और प्रोडक्शन में भी। और आप देखते हो कि कॉपर की जो क्वालिटीज़ हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, मलिएबल एंड डक्टाइल, है ना, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसीलिए कॉपर का भी इलेक्ट्रिक केबल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है ना। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। जैसे अगर आप वायर्स को कट करते हो तो जो आप थिक वायर्स देखते हो तो उसमें आपको कॉपर वायर मिल जाता है, क्योंकि कॉपर बहुत अच्छा इलेक्ट्रिकल गुड कंडक्टर है ना। तो इसी वजह से इसके यूज़ भी ज़्यादा हैं। तो आपको इंडिया में कहाँ मिलता है? इंडिया में आपको मिलेगा बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश, खेतरी माइंस इन राजस्थान एंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, जो आपके इंडिया में लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं कॉपर के। देन आते हैं बॉक्साइट पर। बॉक्साइट पे आप देखोगे कि सेवरल ओर्स कंटेन एल्यूमिनियम, इट इज़ फ्रॉम बॉक्साइट, अ क्ले लाइक सब्सटेंस दैट एल्यूमिना एंड लेटर एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉक्साइट है ना, बॉक्साइट से ही आपका एल्यूमिना बनता है, फिर एल्यूमिना से फर्दर बनता है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें, तो एल्यूमिनियम आपका कहाँ से डेराइव होता है? बॉक्साइट के ही ओर से। तो कई सारे ओर्स में आपको देखने को मिलेगा कि बॉक्साइट है, फिर वहाँ से आप एल्यूमिना डिराइव करोगे और एल्यूमिना से फाइनली आपको एल्यूमिनियम मिलेगा। देन आप देखोगे कि बॉक्साइट के जो डिपॉजिट्स हैं वो डीकम्पोजिशन से बने हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स के, जो एल्यूमिनियम सिलिकेट्स में रिच थे। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि पहले जो बॉक्साइट का ओर बनेगा वो फॉर्मेशन उसका हुआ है ड्यू टू द डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। डीकम्पोजिशन मतलब उनकी वेदरिंग हो गई, उनका टूटना हो गया, उनका ब्रेकेज हो गया, किसी भी तरीके से उनका डीकम्पोजिशन होगा, और वो ऐसे रॉक्स का डीकम्पोजिशन से बनेगा बॉक्साइट जिसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट्स का डिपॉजिट्स ज़्यादा रहे होंगे, तो वहाँ पर आपको बॉक्साइट मिल जाएगा। ठीक, इसी में आप देखते हो कि जो एल्यूमिनियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेटल बन जाता है। क्यों? बिकॉज इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है जैसे आयरन की तरह, बट ये एक्सट्रीमली लाइट वेट है। देखिए, अब आपको पता है कि अगर हम बात करें मिनरल्स में, आपके मेटल्स में, तो आपको पता है कि आयरन इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल्स, है ना। आयरन की चीज़ें बनती हैं, स्ट्रॉन्ग रहती हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में, ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन में, घर के कंस्ट्रक्शन में यू यूज़ आयरन रॉड्स, है ना, क्योंकि आयरन बहुत ज़्यादा स्टेबल और सॉलिड है। ठीक है, बट आप देखो अगर एल्यूमिनियम की हम बात करें तो एल्यूमिनियम भी आयरन की तरह स्ट्रेंथ रखता है, बट इंपॉर्टेंस यहाँ पर एल्यूमिनियम की ज़्यादा क्यों बढ़ जाती है? उसका वेट कम है।
अगर हम बात करेंगे कि 100 किलो आयरन है ना, तो 100 किलो आयरन ज़्यादा भारी होगा, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर उसी सेम क्वांटिटी में एल्यूमिनियम लेंगे तो एल्यूमिनियम अगर आप उतनी ही क्वांटिटी 100 किलो की बात करो तब तो इक्वल हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, बट उसकी स्ट्रेंथ भी उससे ज़्यादा हो जाएगी ना। तो अगर आपको सिमिलर तरीके से कंपेयर करना हो तो दैट मीन्स कि एल्यूमिनियम के पास स्ट्रेंथ आयरन वाली है, बट वेटलेसनेस की वजह से वो ज़्यादा प्रेफरेबल है आपके किस में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में, आपके प्लेन्स में। अगर हम लोग जितना मेटल यूज़ होता है एल्यूमिनियम जितना यूज़ होता है आपका प्लेन की बॉडी बनाने में या फिर कार की बॉडी को बनाने में, अगर आप उतना ही आयरन यूज़ कर लोगे तो आयरन जो है आपका ज़्यादा गाड़ी को भारी कर देगा और ज़्यादा प्लेन को भारी कर देगा। अब आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। फिर साथ ही साथ क्या है, गुड कंडक्टिविटी है और ग्रेट मलिएबिलिटी है ना, ईजिली बीटन इनटू शीट्स। तो आप देख सकते हो कि बहुत ईजिली उसको मोल्ड कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं एल्यूमिनियम को। साथ ही साथ इसमें अच्छी कंडक्टिविटी भी है। तो स्ट्रेंथ के साथ आपको वेट का प्रॉब्लम नहीं है और आपको कंडक्टिविटी भी ज़्यादा अच्छी मिल रही है। तो इस तरीके से एल्यूमिनियम के बेनिफिट ज़्यादा हैं। फिर इंडिया में आपको बॉक्साइट के डिपॉजिट्स कहाँ मिलेंगे, अमरकंटक प्लेटू, मैकाल हिल्स एंड द प्लेटू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी, ये आपका छत्तीसगढ़ का रीजन। फिर उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। देखिए यहाँ पर डेटा भी दिया हुआ है कि उड़ीसा ऑलमोस्ट 65% है जो आपका होल्ड करता है एल्यूमिनियम के बॉक्साइट के ओर के प्रोडक्शन में, है ना। उड़ीसा 65%, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। फिर आप देखते हो उसके बाद झारखंड है, फिर गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड अदर्स। तो आपको अगर पूछा जाए कि विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, तो आपको बताना है उड़ीसा। और उड़ीसा में भी आपको कहाँ, पंचपटमली डिपॉजिट्स इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, है ना, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर आपको बॉक्साइट के डिपॉजिट्स अच्छे से मिलते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं। देन अब आते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स पे। जब आप नॉन मेटालिक मिनरल्स की बात करोगे तो ये सारे जो है मिनरल्स नॉन मेटालिक होंगे क्योंकि इनमें मेटल की क्वालिटीज़ नहीं होगी, है ना। मेटल की क्वालिटीज़ आपको पता है, आपके स्ट्रेंथ और डक्टिबिलिटी और मलेबिलिटी वाली चीज़ें। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो नॉन मेटालिक मिनरल्स होंगे इसमें सबसे पहले आते हैं माइका पे। तो जो माइका आपका है ये आप देखोगे कि प्लेट्स एंड लीव्स की तरह बना रहता है। जैसे आपने एक वो देखा होगा, आपको बताता हूँ, जैसे आप पेपर देखते हो ना, कॉपी में पेपर होते हैं, कई सारी शीट्स होती हैं पतली पतली, तो वो जब अक्यूमुलेट होती है तो कई सारा एक कॉपी मोटी सी बन जाती है, बुक के पेजेस जो होते हैं। तो पेजेस की तरह ही माइका की आपको माइका भी इस तरीके से अकर होता है, प्लेट्स और लीव्स के फॉर्म में, है ना, पतली पतली पत्तियों के टाइप की, एकदम पेज की तरह। तो आप देखोगे कि कई बहुत ज़्यादा थिन होता है, तो कई सारी माइका की शीट्स मिलके कुछ सेंटीमीटर थिक ही बना सकती हैं, है ना। तो ये आपका नॉन मेटालिक मिनरल है। ये बहुत इजीली आप इसको पतली शीट्स में स्प्रेड कर सकते हो, है ना, स्प्लिट कर सकते हो। इसको क्या कहते हैं, आप जैसे पेज आप सेपरेट करते हो ना कॉपी में, पेजेस, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, तो आप देखते हो ना कि एक एक पतली शीट्स है। सिमिलर तरीके से आप माइका के साथ भी कर सकते हो। देन माइका आपका किस कलर का होगा, क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका कलर क्या होगा। साथ ही साथ इसमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर लॉस फैक्टर है और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज। तो माइका इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज़ में और या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको पता है फिज़िक्स में आपने पढ़ा है, अगर पावर लॉस ज़्यादा होगा तो आपको पता है ज़्यादा 10 वाट अगर आपने पावर दी है और उसमें से अगर 8 वाट लूज़ हो गया तो फिर जो 2 वाट है उससे कोई बेनिफिट नहीं हो पाएगा, इनफैक्ट आपको ज़्यादा पावर देनी पड़ेगी, है ना। तो इसी वजह से आपको माइका का यूज़ ज़्यादा देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में, बिकॉज इसका पावर लॉस फैक्टर कम है। फिर हाई वोल्टेज का रेजिस्टेंस भी है, ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आपको इंडिया में ये कहाँ पर मिलेगा, छोटा नागपुर प्लेटू, कोडरमा, गया, हज़ारीबाग, बेल्ट ऑफ झारखंड, ये आपको लीडिंग प्रोड्यूसर है आपका माइका में, ठीक है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट, गया और हज़ारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड। फिर राजस्थान में आपको माइका प्रोड्यूसिंग एरिया जो है अजमेर, ठीक है। नेल्लोर माइका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर इन दी कंट्री। तो आप देखोगे कि नेल्लोर आंध्र प्रदेश में या फिर राजस्थान में अजमेर, ये सारी जगह आपकी माइका की इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री हैं जहाँ पर माइका आपको
मिल जाता है। देन आते हैं रॉक मिनरल्स पे। रॉक मिनरल्स में आप देखोगे कि लाइमस्टोन की बात कर रहे हैं। जैसे लाइमस्टोन आप देखोगे कैल्शियम कार्बोनेट्स या फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स के एसोसिएशन में मिलता है ना। साथ ही साथ आपको ये सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक रॉक है बेसिक सा, तुरंत आपका नॉन मेटालिक है, तुरंत आपका जैसे तोड़ते ना चूना पत्थर जिसे कहते हैं, तो चूना आपको पता है वो बहुत सॉफ्ट होगा, ब्रिटल सा होगा, जैसे ही आप वो करोगे तो ब्रेक हो जाएगा। तो ये आपको डिपॉजिट्स में मिलेगा। कहाँ पे? सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो ये बेसिक रॉ मटेरियल है किसके लिए? सीमेंट इंडस्ट्री के लिए और आयरन ओर की स्मेल्टिंग के लिए। स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर मतलब कि आपको आयरन ओर में से सॉरी आयरन को सेपरेट करना है फ्रॉम इम्प्योरिटीज़। तो आयरन ओर की स्मेल्टिंग के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइमस्टोन। साथ ही साथ सीमेंट इंडस्ट्री में है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो कि हर मिनरल की इम्पॉर्टेंस है और आपको कहाँ पर इंडिया में अवेलेबल है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हैज़र्ड्स ऑफ माइनिंग। ठीक है, हैज़र्ड्स ऑफ माइनिंग है तो आप इसको ये चीज़ यहाँ पर समझो ऐसे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देख लेते हैं हैज़र्ड्स ऑफ माइनिंग। अब हम लोग माइनिंग करते हैं फॉर आवर ओन बेनिफिट, है ना, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए, इकॉनमी को जनरेट करने के लिए और कई सारी चीज़ों के डेवलपमेंट के लिए फर्दर। बट उसके कई सारे नेगेटिव इश्यूज़ भी होंगे। अगर किसी चीज़ के प्रोज हैं तो देयर आर ऑल्सो कॉन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो जब हैज़र्ड्स ऑफ माइनिंग होंगे तो सबसे पहले आप देखोगे कि जो लोग माइनिंग करते हैं, जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, उनको ब्रीदिंग डिसीज़ होती है, दैट इज़ पल्मोनरी डिसीज़, है ना, लंग की डिसीज़ कहते हैं पल्मोनरी, लंग डिसीज़ इन माइनर्स एंड वर्कर्स। तो जो माइनर्स और वर्कर्स होंगे, क्योंकि जब माइनिंग करोगे तो स्मॉल पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ डस्ट वहाँ पर उड़ेगा और उसी को वो लोग इनहेल कर लेते हैं और जाकर वो सेटल हो जाता है आपके लंग्स में, जिससे प्रॉब्लम बढ़ जाती है। देन कंटामिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो वाटर सोर्सेज कंटामिनेशन कैसे होगा? आसपास नदी होगा, कोई लेक होगा, कोई पॉन्ड होगा, तो जब वहाँ से माइनिंग होगा और उसका जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होगा तो वो उसी में फेंक दिया जाता है, उसी में डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि वाटर सोर्सेज भी कंटामिनेट होते हैं, जिससे लोगों को प्रॉब्लम होगी। देन डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, सॉइल एंड रिवर पोल्यूशन ड्यू टू वेस्ट डंपिंग। आपको पता है, अभी मैंने बताया, जैसे वाटर सोर्सेज गंदे होंगे उसी तरीके से वेस्ट का डंप होगा कि जो वेस्ट मटेरियल है वो अगर पानी में नहीं फेंका गया, आसपास कोई वाटर बॉडी नहीं है, तो क्या किया जाएगा? किसी एक खाली लैंड पर डिपॉजिट कर देंगे, तो वो धीरे धीरे अक्यूमुलेट हो जाएगा, है ना। अक्यूमुलेट होकर वहाँ पर वो लैंड को ख़राब करेगा, वहाँ के सॉइल को ख़राब करेगा, और रिवर है तो रिवर पोल्यूशन करेगा। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देन कोल माइंस इनंडेशन। कोल माइंस इनंडेशन, इनंडेशन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका कोल माइंस है, ये कई बार इनमें जो है ड्रिल किया जाता है, आसपास नदियाँ होती है, कुछ होता है, या बारिश होती है, तो इसमें पानी भर जाता है, क्योंकि कोल्स, आपको कोल माइन पता है आपको, गहरी होती है ना, बिलो द सरफेस होती है। तो आप देखते हो कि कई बार प्रॉब्लम्स ये आती हैं यहाँ पर कि फ्लडिंग हो जाती है, बारिश की वजह से हो सकता है, या फिर नियर बाय वाटर सोर्स की वजह से, कुछ भी हो सकता है। उस वजह से जब कोल माइनिंग में कोल की माइंस में आपकी फ्लड आती है तो प्रॉब्लम्स आती हैं वर्कर्स को रेस्क्यू करने में, और इस तरीके के कई सारे लाइफ लॉस या फिर रिसोर्स का लॉस और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देन फायर, आपको पता है कि फायर लग सकती है माइंस में, क्योंकि कोल आपको पता है बहुत इजीली बर्न कर जाता है। तो कई बार क्या होता है कि अंदर कुछ गलती हो गई, स्पार्क हो गया या फिर कुछ हो गया, तो उससे कोल की माइन में आग लग गई, तो जिसको डोज ऑफ करना है ना, डाउज ऑफ करना जो है बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। आप इजीली बुझा नहीं सकते हो उस आग को, क्योंकि कोल वहाँ पर अवेलेबल है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, और वो लगातार फिर जलता रहेगा। और क्योंकि जाने के लिए जगह भी कम होती है, तो बहुत इजीली आप उस पर काबू नहीं पा सकते हो। साथ ही साथ आता है रूफ्स कोलैप्सिंग। अब माइनिंग हो रही है, मान लेते हैं यहाँ पर आपकी माइनिंग हो रही है, ये आपका एक जो है माइन एरिया है, इसमें आपने एंट्री करी। अब यहाँ पर आप लगातार डग करते जा रहे हो, चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हो, तो ऊपर क्या होगा कि जो नीचे का बेस है ये हटता जाएगा, और ये जो रीज़न है ये वाला, ये आपका जो है ये धीरे धीरे वीक होता जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे का बेस यहाँ पर हट रहा है, तो ये क्या करेगा, कुछ टाइम के बाद ये नीचे कोलैप्स कर जाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे कि रूफ़ कभी
कोलैप्स कर जाते हैं। देन कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, आपके 3 पार्ट में चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। फिर आते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स में। अब हमको देखना है कि मिनरल्स का कंजर्वेशन क्यों होना चाहिए। पहली बात तो मिनरल्स का कंजर्वेशन का मतलब ये है कि हमको मिनरल्स को इफ़ेक्टिवली जुडिशियसली यूज़ करना है ताकि हम वेस्ट ना करें उनको। अगर आप बात करो कोल की, है ना, अगर आप बात करो पेट्रोल की, ठीक है, डीजल हो गया या फिर कोई भी हो गया, आयरन ओर भी हो गया या बॉक्साइट, कुछ भी आप ले सकते हो, कोई भी मिनरल्स की हम बात करेंगे, तो अगर हम लोग उसको यूज़ करते चले जाएंगे और उसको ऐसे यूज़ करेंगे कि वेस्टफुली यूज़ कर रहे हैं ताकि वेस्ट भी हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या वो सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है मिनरल्स को फॉर्मेशन में, उनके एक्यूमुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है नेचुरली। तो अगर हम रैपिडली कंज्यूम करते चले जाएंगे जो चीज़ें मिलियंस ऑफ ईयर्स में बनी हैं, अगर कोल और पेट्रोलियम की हम बात कर लें तो कोल और पेट्रोलियम को पता है मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे इनको बनने में, तो अगर हम लोग इनको रैपिडली कंज्यूम करते चले जाएंगे, चीज़ें कर देंगे तो, और हम लोग ड्रेन कर देंगे पूरा, रिसोर्सेज को ख़त्म कर देंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हम लोगों के पास कोल और पेट्रोलियम को यूज़ करने के लिए चीज़ें अवेलेबल ही नहीं होंगी। देन व्हाट वी विल डू, तो हम लोगों को इसीलिए जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए और मिनरल्स का कंजर्वेशन करना चाहिए। तो हम लोगों को अल्टरनेट टेक्नोलॉजीज़ को भी डेवलप करना चाहिए, साथ ही साथ हम लोगों को जो हम लोगों का क्या कहते हैं आपका यूज़ का स्पीड है, उसकी पेस है, उसको भी थोड़ा कम करना चाहिए। बिकॉज आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी यूज़ करोगे देन रिसोर्सेज विल डिप्लीट ओवर द टाइम वेरी फास्ट, क्योंकि रेप्लेनिश होने में टाइम लगता है, बट डिप्लीट अगर आप जल्दी कर दोगे तो वो उतनी जल्दी रेप्लेनिश नहीं कर पाएगा एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सारे रिसोर्सेज को हम एग्जॉस्ट कर चुके होंगे। देन इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स के लिए हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि जो हम लोग ऑलरेडी रिसोर्सेज यूज़ करते हैं उनसे चीज़ों को निकाल कर रीयूज़ करना, है ना, उनसे एक्सट्रैक्ट करना मिनरल्स को और उनको दोबारा रीयूज़ करना। जैसे हम लोगों ने बोलते हैं ना 3R, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। छोटे क्लासेस में यू मस्ट हैव रेड दीज 3Rs, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, ठीक है। तो आप देखते हो इसका मतलब क्या हो गया। जैसे अगर हम बात करें कि फ़ोन और जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, ये अगर जब हम डिस्पोज ऑफ करते हैं तो इसमें से क्या होता है कि मदरबोर्ड और चिप्स निकाल के वो लोग इसमें से मेटल निकाल के रीयूज़ कर लेते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा है, आपको नया एक्सट्रैक्शन नहीं करना पड़ेगा और इन्हीं चीज़ों को आप रीयूज़ कर सकते हो, तो इन्वायरमेंट में प्रेशर नहीं पड़ेगा और रिसोर्सेज का डिप्लीशन नहीं होगा। साथ ही साथ स्क्रैप मेटल्स को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप हर रिसोर्स को रीयूज़ करना चाहिए अगर कर सकते हो, नहीं तो रिसाइकिल करना चाहिए या फिर रिड्यूस करना चाहिए उसका कंजम्पशन की पेस। इन चीज़ों को जब आप करोगे तो बहुत इफ़ेक्टिवली और अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे चीज़ों को। देन एनर्जी रिसोर्सेज पे आते हैं। अब एनर्जी रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो एनर्जी रिसोर्सेज में आप देखोगे कि ये जो है ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, या फिर हीट, लाइट, कुकिंग के लिए। तो आप देखते हो कुछ ना कुछ एनर्जी, जैसे आपने पढ़ा है एनर्जी इज़ नेवर डिस्ट्रॉयड, इट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि एनर्जी को यूज़ करने के लिए वी रिक्वायर कोल, वी रिक्वायर पेट्रोलियम। हम इन सब चीज़ों का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और आप क्या जनरेट करते हो, कुक करते हो, लाइटिंग के लिए कई सारी चीज़ें होती हैं। फिर आप न्यूक्लियर मिनरल्स का यूज़ करते हो जिससे आप क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एनर्जी रिसोर्स के मेथड्स हैं, है ना, ये सारे रिसोर्स हैं एनर्जी के, यहीं से आपको एनर्जी मिलती है। पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, कोल हो गया, इनसे आपको इन मिनरल्स से आपको फ्यूल मिलता है जिससे आप अपने इलेक्ट्रिसिटी और बाकी चीज़ों को चला सकते हो। गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, है ना। न्यूक्लियर एनर्जी की अगर बात करें तो इंडिया में भी या फिर बाकी कंट्रीज़ में भी जो न्यूक्लियर केपेबल हैं वहाँ पर भी यू विल फाइंड कि न्यूक्लियर फ्यूल का यूज़ करते हैं फॉर फर्दर डेवलपमेंट, है ना, इंडस्ट्रीज़ का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, क्लीनर फ्यूल के लिए। देन आपको और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें जो आपके रिप्लेनिशेबल भी हैं, जो रिन्यूएबल भी हैं, जैसे अगर हम कोल और पेट्रोलियम की बात करें
तो कोल और पेट्रोलियम आपके रेप्लेनिश नहीं हो सकते हैं बहुत ईजिली। एक बार अगर एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। लेकिन उसी जगह पर अगर आप बात करो टाइडल एनर्जी की, जियोथर्मल एनर्जी, डंग केक है ना जिसको कहते हैं कंडा, गोबर का कंडा जिसे कहते हैं डंग केक, ये जो आपका दिया डंग केक, कंडा बोलते हैं ना गोबर का कंडा। तो इन चीज़ों को भी तो यूज़ करके आप देखते हो कि गांव में या फिर अलग अलग जगह पर कंज्यूम क्या कहते हैं खाना पकाया जाता है, या फिर इनको यूज़ करके अलग अलग चीज़ों को आपका मतलब अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हम यूज़ में लाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते हो कि कई सारी चीज़ें हैं। तो फायरवुड हो गया, कैटल डंग केक हो गया, विंड और नॉन कन्वेंशनल में आपका सोलर हो गया, विंड हो गया, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी, ये सारी चीज़ें आपका पार्ट होंगी नॉन कन्वेंशनल का। ठीक, देन अब आप देखते हो कि गांव में पहले, अब तो काफ़ी जो है चेंज आ गया है, बट गांव में आप देखते हो लकड़ियाँ यूज़ होती हैं, अभी भी कई जगह यूज़ होती हैं लकड़ियाँ, और कंडे यूज़ होते हैं फॉर कुकिंग, है ना, क्योंकि आग जलाने के लिए बहुत एक वैल्यूएबल सोर्स माना जाता है। तो अब क्या करते हैं कि इन लोगों को डिस्करेज किया जाता है कि आप लकड़ियों को मत यूज़ करिए क्योंकि इससे पोल्यूशन होता है ना, आप क्लीनर फ्यूल का यूज़ करिए, उनको गैस सब्सिडी पे प्रोवाइड करी जाती है। उनको मना किया जाता है कि आप डंग केक मत यूज़ करिए, बिकॉज जो कैटल डंग होता है ना, जो गोबर होता है, इट एक्ट्स एज अ मन्योर। तो वो अगर आप उसको यूज़ कर लोगे बर्न करके, तो वो आपने मन्योर वेस्ट कर दिया, फिर आपको पेस्टिसाइड्स और आपको बाकी जो है इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करना पड़ेगा चीज़ों को, क्रॉप्स के लिए। तो ये सब चीज़ें आप देखते हो कि गवर्नमेंट जो है ओवरऑल सारे काम करती है। तो एनर्जी रिसोर्सेज में हमको ये देखना है कि कौन से एनर्जी रिसोर्सेज हमारे लिए रिन्यूएबल हैं, तो हम उनका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें, उनको अच्छे से यूज़ करें। जो नॉन रिन्यूएबल हैं उनको धीरे पेस के साथ आराम से अच्छे से जुडिशियसली यूज़ करें। साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं जैसे आपका फ्यूल वुड हो गया, लकड़ियाँ या फिर कंडे, तो उनका अगर हम यूज़ करते हैं तो हमको देखना है कि उससे क्या नुकसान हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। नाउ अब एनर्जी सोर्स में सबसे पहले आते हैं कन्वेंशनल एंड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जब आप कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पर आओगे तो आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहला आता है जो कन्वेंशनल का मतलब होता है जो चला आ रहा है, कंटिन्यूड, एक कन्वेंशन बना हुआ है, एक ट्रेडिशन बना हुआ है, जो चीज़ें चलती चली आ रही हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ पर आता है कोल। तो आपको पता है कोयला बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, फॉसिल फ्यूल है ना, बहुत इंडिया में अवेलेबल है। ठीक, अलग अलग वैरायटीज़ अवेलेबल हैं बट स्टिल इंडिया में अवेलेबल है। तो इसका यूज़ करके भी हम लोग पावर जनरेट करते हैं। ठीक है, कुकिंग में यूज़ करते हैं कई लोग और इसके बहुत सारे अलग अलग यूजेस रहते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्योंकि कोल कैसे बनता है, कोल आपको पता है मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेगा, जब डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स प्रेशर में रहेंगे काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, तो एक टाइम के बाद धीरे धीरे कोल का फॉर्मेशन होने लगेगा। तो आप देखते हो कि कोल का भी डिफरेंट टाइप्स है, जैसे अभी आपने पढ़ा मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, आयरन में, वैसे ही कोल के भी कई सारी वैरायटीज़ हैं। इसमें बात करते हैं सबसे पहले लिग्नाइट। अच्छा, ये जो कोल की वैरायटीज़ हैं ये किस बेसिस पर डिवाइडेड है? ये डिवाइड है कि किस में लो कार्बन कंटेंट और हाई मॉइस्चर कंटेंट है। तो आपको लो कार्बन हाई मॉइस्चर जिसमें होगा तो उसमें क्या होगा कि आपके इस बेसिस पर डिवाइड करोगे कि किस में कंटेंट कार्बन का ज़्यादा है, किस में कंटेंट कार्बन का कम है। तो अब आते हैं पहले वाले पे विच इज़ लिग्नाइट। तो लिग्नाइट आप देखोगे इट इज़ अ लो ग्रेड ब्राउन कोल जो सॉफ्ट होगा, हाई मॉइस्चर कंटेंट होगा। अब आपको पता है अगर हाई मॉइस्चर कंटेंट है तो वो बहुत अच्छे से बर्न नहीं करेगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ को जलाना है तो उसमें हमको मॉइस्चर कंटेंट नहीं चाहिए, है ना, तो मॉइस्चर कंटेंट नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसका आपको पता हाई मॉइस्चर कंटेंट होगा तो उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ नहीं करेगा क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा होगा। तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ कहाँ पे, तमिलनाडु में इसके रिजर्व्स हैं, नेवली में लिग्नाइट के रिजर्व्स, तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ होता है। साथ ही साथ आप देखते हो कि अगर कोई कोल, दूसरा जो हम वैरायटी की बात करते हैं बिटुमिनस कोल, अगर कोई कोल ज़्यादा डीप बेरिड होता है और ज़्यादा टेम्परेचर्स में होता है तो वहाँ पर जो कोल क्वालिटी बनती है वो बिटुमिनस की होती है। तो सबसे ज़्यादा बिटुमिनस आपका कमर्शियल यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आप देखोगे कि इसमें आपको कंटेंट क्वालिटी आपका कार्बन कंटेंट इज़ मोर देन लिग्नाइट। लिग्नाइट ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा, उससे मॉइस्चर कंटेंट कम होगा। तो मैंने अभी आपको बताया जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा, जितनी कम आपकी मॉइस्चर कंटेंट होगा, उतना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी ऑफ कोल होगा।
तो आपको पता चल गया सबसे लोअर ग्रेड पे लिग्नाइट है, देन सेकेंड पे बिटुमिनस। अब आते हैं टॉप पे, तो एंथ्रेसाइट इज़ दी हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल। तो आपको सबसे बेस्ट जो क्वालिटी मिलेगी वो एंथ्रेसाइट मिलेगी कोल की, ठीक है। तो आप कोल के देखोगे कि इंडिया में वैसे बिटुमिनस आपको ज़्यादा मिलता है, एंथ्रेसाइट आपको कम मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया में किस तरीके का कोल ज़्यादा है। फिर इंडिया में आपको देखने को मिलेगा कि रॉक सीरीज़ में दो तरीके से कोल होते हैं, एक जो 200 मिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुए थे और एक जो 55 मिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुए थे। तो द मेजर सोर्सेज ऑफ द गोंडवाना कोल्स विच आर मेटलर्जिकल कोल लोकेटेड इन दामोदर वैली, वेस्ट बंगाल। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो गोंडवाना कोल है ना, ये आपको दामोदर वैली वेस्ट बंगाल में मिलेगा, और गोंडवाना कोल ही 200 मिलियन ईयर्स पहले डेवलप होना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। तो 200 ईयर्स पहले गोंडवाना इज़ द मतलब जो इंडिया में है हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल वो आपका गोंडवाना का है, क्योंकि 200 मिलियन ईयर्स है। तो 200 मिलियन ईयर्स में आप देखो कितना ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से कितना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी ऑफ कोल बना होगा। फिर जो दूसरा कोल है वो है टर्शरी डिपॉजिट्स, जो आपका रिलेटिवली न्यू है एज़ कम्पेयर टू दिस। ये आपका 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड है ना। तो आपको दो वैरायटी मिल गई आपकी इंडिया में जो कोल आकर करता है रॉक स्टेजेस में। जो जियोलॉजिकल एजेस की हम बात करते हैं ना कि इस जियोलॉजिकल एज में ये हुआ, तो इंडिया में जो कोल है वो दो जियोलॉजिकल एजेस का है, एक 200 मिलियन साल पहले का दैट इज़ गोंडवाना, एंड एक 55 मिलियन ईयर्स पहले का दैट इज़ टर्शरी डिपॉजिट्स। देन झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स या कोल माइंस मिल जाएंगी। फिर गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा वैलीज ऑल्सो कंटेन कोल डिपॉजिट्स। तो ये सारी जगह पर यू विल फाइंड इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ कोल। टर्शरी कोल्स आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको जो चीज़ें थी ना ये वाली जो हम लोगों ने ये बात किया, ये आपने गोंडवाना कोल्स की बात समझी है। अब हम बात करते हैं कि टर्शरी कोल आपको कहाँ मिलेगा, जो रिलेटिवली न्यू है वो आपको मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको ये मिलता है, ठीक। तो आपको एक चीज़ देखनी है कि कहाँ पर किस तरीके का कौन सी जियोलॉजिकल एज का कोल मिल रहा है। अब आते हैं इस पे कोल के बारे में कि जो अभी हम लोगों ने सबसे स्टार्टिंग में टॉपिक में समझा था कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो आपके सोर्स के पास होंगी, है ना। जहाँ पर जो मिनरल मिल रहा होगा उसी सोर्स के पास वो इंडस्ट्रीज़ भी होंगी। तो कोल में भी सिमिलर यही है कि जहाँ पर कोल माइन होगी तो वहीं पर कोल की जो यूज़ करती होंगी हैवी इंडस्ट्रीज़, तो वो भी उसी के आसपास लोकेट होंगी। क्यों? इसका रीज़न ये है कि जो कोल है वो बहुत जल्दी वेट लूज़ करता है, तुरंत एशेज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दूर होगी तो उसको टाइम लगेगा पहुंचने में, तो ओवर द टाइम कोल का कंटेंट भी कम होता चला जाएगा, वो ऐश बन जाएगा, जो फ़ायदा नहीं करेगा किसी भी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि कोल को बर्न करने के लिए टुकड़ा कोल का चाहिए होता है, उसकी ऐश या राख का कोई मतलब नहीं है ना। तो इसीलिए आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द जो इंडस्ट्रीज़ होंगी जो डेवलप करती हैं या फिर जो कोल्स का यूज़ करती हैं, थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, वो जनरली आपको कहीं ना कहीं कोल माइंस के पास मिलेंगे, ठीक। देन अब आते हैं पेट्रोलियम पे। अब जब आप पेट्रोलियम देखोगे तो पेट्रोलियम में यू विल फाइंड कि पेट्रोलियम या फिर मिनरल ऑयल ये भी आपका फ्यूल है फॉर हीट एंड लाइटिंग, लुब्रिकेंट्स, रॉ मटेरियल्स फॉर नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। आपको पता है प्लास्टिक्स पे भी पेट्रोलियम का यूज़ होता है ना, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो पेट्रोलियम के भी काफ़ी सारे यूज़ हैं, एनर्जी का सोर्स ये भी है, ठीक। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो इंडिया में अक्रेंसेस हैं पेट्रोलियम के, वो आपको एंटीक्लाइंस और फॉल्ट ट्रैप्स में मिलेगा, रॉक फॉर्मेशंस जो टर्शरी एज की हैं। जो टर्शरी एज की रॉक फॉर्मेशंस हैं एंटीक्लाइंस में और फॉल्ट ट्रैप्स में, हियर यू विल फाइंड पेट्रोलियम। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि पेट्रोलियम जैसे फॉल्ट ट्रैप्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि वो, मैंने एक फ़िगर बनाया भी है आपको शायद, ये यस मैंने एक फ़िगर बना दिया था, इसीलिए आपको समझाने में आसानी होगी। अब आप यहाँ पर ये देखो, इस फिगर को जब आप देखोगे तो आप देखते हो कि ये इस तरीके से मान लेते हैं पूरा ये लैंड है, ठीक है, ये पूरा लैंड है। अब क्या होता है कि ये आपका वाटर है, ये सारी चीज़ें हैं, ये रॉक्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक लेयर्स हैं, ये एक पूरी रॉक लेयर है, ये रेड लाइन, ये रेड लाइन, ये रेड लाइन, ठीक। तो आप देखते हो अलग अलग तरीके की लेयर्स हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स की बात कर रहे हैं, ऑब्वियस की बात है, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको पेट्रोलियम और वो मिलेगा कोल। तो आप देखते हो कि ये सारे रॉक्स हैं, कोई एक इम्परमिएबल रॉक की लेयर है। इम्परमिएबल मतलब इसके
आर पार नहीं जा सकता है कोई मिनरल। तो यहाँ पर क्या होता है कि इनके एंटी क्लाइंस और फॉल्ट ट्रैप्स में, जैसे यहाँ पर जो मैंने चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं, देखिए जो येलो कलर से है ना, ये तो जो आपका ये है पार्ट, तो आप इसको देखो कि इसमें यहाँ पर कैविटी थी तो यहाँ पर नेचुरल गैस कलेक्ट हो गई, यहाँ पर कैविटी थी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है नेचुरल गैस इज़ लाइटर देन पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम नीचे सेटल हो जाएगा यहाँ पर और नेचुरल गैस उसके ऊपर। इसी तरीके से आप देखते हो कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर भी एक इम्परमिएबल रॉक की लेयर है, तो ये इसको फर्दर आगे जाने नहीं देगा। फिर आप देखते हो कि नीचे पानी है, ऊपर ऑयल है, नीचे पानी का डिपॉजिट्स है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी कि ये कहीं ना कहीं ट्रैप हो रखा है ना, रुका हुआ है, फंसा हुआ है। तो इन्हीं चीज़ों को हम ड्रिल करके थ्रू यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, चाहे गैस हो चाहे ऑयल। तो अब आपको इसमें क्लियर हो जाएगा कि चीज़ें जो यहाँ पर आपको दिख रही हैं कि इम्परमिएबल रॉक की डिफरेंट लेयर्स हैं, किस लेयर में कहीं पर ऑयल है, कहीं पर गैस है, ठीक है। तो इस तरीके से नीचे उनके पानी बह रहा है, तो क्यों? क्योंकि लाइटर देन ऑयल इज़ लाइटर देन वाटर, तो ऊपर जो पेट्रोलियम वाला तो वो उसके ऊपर फ्लो करेगा, तो ऊपर फ्लो कर रहा है, आप देखें यहाँ पर चीज़ें, है ना। फिर इसी को हम क्या करते हैं, इम्परमिएबल रॉक्स को ड्रिलिंग करते हैं, फिर इन्हीं ड्रिलिंग के थ्रू, ड्रिल मेथड से हम लोग इनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, पेट्रोलियम सोर्सेज को और गैस के सोर्सेज को, ठीक है। ये चीज़ आपकी इससे क्लियर हो गई होगी जो हम लोग यहाँ पर अभी पढ़ रहे थे। तो इंडिया में आप देखते हो कि इंडिया में कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, इंडिया में यू विल फाइंड पेट्रोलियम कहाँ पर, मुंबई हाई, गुजरात एंड असम, ये मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज़ हैं। अब देखिए जो ये सारी बातें लिखी है ना, ये दोनों बातें कि कैसे प्रिवेंट करता है नॉन पोरस लेयर्स, वही चीज़ उसी फिगर में है। तो आप उस डायग्राम को एक बार दोबारा से देख लेना, मैं अभी एक बार आपको दिखा देता हूँ, तो आप उसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लो या फिर एक बार आप थोड़ा ऑब्जर्व कर लेना। ठीक, तो इसको आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आप एक बार क्लियर हो जाओगे। देन अब आते हैं, तो मुंबई हाई पे गुजरात पे देख लिया, फिर अंकलेश्वर में आपको एक इम्पॉर्टेंट फील्ड गुजरात में मिल जाएगा, असम के दिग्बोई में नहर कटिया एंड मोरान हुगरीजान, यहाँ सब इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स आपको देखने को मिलेंगी इंडिया में, जहाँ पर पेट्रोलियम आपको मिल जाता है। देन नेचुरल गैस, इसी तरीके से आपको पता है नेचुरल गैस भी पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ ही होगा कि जहाँ पर पेट्रोलियम डिपॉजिट्स होंगे वहाँ पर नेचुरल गैस भी आपको मिल जाएगी। और क्रूड ऑयल के साथ, जैसे आप क्रूड ऑयल के लिए ड्रिलिंग करते हो, है ना, जो अभी हमने बताया था कि जब आप ड्रिलिंग करते हो तो नेचुरल गैस भी रिलीज़ हो जाती है, तो वहाँ से आप नेचुरल गैस ऑब्टेन कर सकते हो। इंडिया में क्या होगा कि इंडिया में नेचुरल गैस आपको देखने को मिलेगा कि प्रेफर्ड ट्रांसपोर्ट फ्यूल सीएनजी की तरीके से, है ना, या फिर कुकिंग फ्यूल पीएनजी। तो आपको सीएनजी एंड पीएनजी की तरह आपको नेचुरल गैस का ही वेरिएंट मिलेगा, जो एक क्लीनर फ्यूल है काइंड ऑफ, जो कम पॉल्यूटेड गैसेस को रिलीज़ करता है। इसीलिए गवर्नमेंट आप देखते हो सीएनजी प्रमोट करती है और घरों में पीएनजी, जैसे आपका ग्रीन गैस जो आती है, ठीक है, ग्रीन गैस के पाइप्स आपके घर में लगे होंगे, तो ग्रीन गैस भी आती है, तो वो भी इसी तरीके से है कि वो क्लीनर फ्यूल है। एक होता है ना कि एक कम क्वांटिटी में जो है आपके पॉल्यूटेंट्स को रिलीज़ करता है, तो इसी वजह से गैस जो नेचुरल गैस है उसको हम लोग पीएनजी एंड सीएनजी में कन्वर्ट करके अपने लिए यूज़ करते हैं, ताकि वो एक क्लीनर फ्यूल रहे, एनवायरनमेंट को हार्म कम करेगा। आपको ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, आपको अलग अलग जगह मुंबई हाई और वेस्ट कोस्ट में फील्ड्स में मिल जाएगा, जहाँ पे पेट्रोलियम मिलता है जनरली उसी के पास आपको नेचुरल गैस भी मिल जाती है। फिर एक नेचुरल गैस के रिजर्व्स के लिए आपको कहाँ मिला है, कृष्णा गोदावरी बेसिन में, कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी आपको नेचुरल गैस के रिजर्व्स मिले हैं। अब नेचुरल गैस कहीं पे आकर हो रही है हमको, लेकिन दूसरे पार्ट ऑफ द कंट्री में भेजना है, तो कैसे भेजेंगे, थ्रू द यूज़ ऑफ पाइपलाइन। क्योंकि आप नेचुरल गैस को ऐसा नहीं है कि किसी कंटेनर में आपने फिल किया और फिर वहाँ से आपने डायरेक्टली जो है सप्लाई कर दिया, कि आपके सारे गैस के सिलेंडर्स मुंबई के हाई में जा रहे हैं और वहीं से डायरेक्टली फिल हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। थ्रू पाइपलाइंस चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, जहाँ पर उनको प्रॉपरली क्या कहते हैं यूज़ करके आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक, तो आपकी सबसे पहली जो गैस पाइपलाइन थी 1700 किलोमीटर लॉन्ग हज़ीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, इसको किसने कंस्ट्रक्ट किया था, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड।
जिसने मुंबई हाई और बेसिन गैस फील्ड्स को कनेक्ट किया था वेस्टर्न और नदर्न इंडिया से। तो यहाँ पर पाइपलाइन के थ्रू अलग अलग सिटीज़ में गैसेस पहुँचती है और गैस वहाँ पर पहुँचकर वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो उसको अकॉर्डिंगली सप्लाई करती हैं। ठीक, फिर आते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर। तो इलेक्ट्रिसिटी में आप देखोगे कि इलेक्ट्रिसिटी में भी रनिंग वाटर, हाइड्रो आपका हो गया, टरबाइन से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, थर्मल पावर से होती है। 2 तरीके से इंडिया में, और 3 तरीके से, इनफैक्ट आप न्यूक्लियर पावर से भी करते हो, बट इंडिया में अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी जो है आपका थर्मल पावर प्लांट से, जहाँ पर आपका कोल यूज़ होता है, कोल को बर्न करते हैं और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं फिर वो हमारे घरों में सप्लाई होती है। ठीक, इसीलिए अगर आप सोचो इलेक्ट्रिसिटी अगर आप वेस्ट कर रहे हो तो आप इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हो। तो अगर आप यूज़ नहीं करते हो कोई चीज़ तो उसको टर्न ऑफ कर दो। अननेसेसरी चीज़ों को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमारे ही इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके लिए। तो ये चीज़ आपका थर्मल पावर से आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। दूसरी आपकी बनती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये बनती है आपके हाइड्रो प्लांट से, हाइड्रो पावर प्लांट्स जो आपके होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, नदी या डैम के पास टरबाइंस जो होती हैं वो वाटर के फ्लो से टर्न होती हैं और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और वो फिर हमारे घरों में भेजी जाती है। तो आप देखोगे कि जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो कोल से हो रही है, उसके बाद फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, एंड बहुत ही कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप देखते हो न्यूक्लियर फ्यूल से यूज़ होती है। और कुछ आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्स है जैसे सोलर एनर्जी, उसके भी अभी हम बात करेंगे, है ना। देन फिर आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और ये चैप्टर आपका यहाँ पर इसके बाद एंड हो जाएगा इसी पार्ट में। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में आप देखोगे कि ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो जनरली बहुत टाइम से यूज़ में नहीं थे, अब उनका यूज़ बढ़ने लगा है, बिकॉज दीज आर दी मोर बेनिफिशियल, है ना, टू इन्वायरमेंट, ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हैं और इन्वायरमेंट पर प्रेशर नहीं डालते हैं, इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। तो इनकी बात कर लेते हैं कौन से हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसमें आपका सबसे पहले आएगा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोमास, है ना, ये सारी चीज़ें। तो अब हम टॉपिक बाय टॉपिक इन चीज़ों को कवर करते जाएंगे। पहले आप देखो न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक एनर्जी। तो न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक एनर्जी में क्या होता है कि यहाँ पर आप न्यूक्लियर फ्यूल को यूज़ करते हो फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, और इससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जनरेट होती है वो वेस्ट ज़्यादा नहीं करती है, पोल्यूटेंट ज़्यादा नहीं रिलीज़ करती है, साथ ही साथ आप उस वेस्ट, उस फ्यूल को दोबारा रीयूज़ कर सकते हो। इससे क्या होता है कि जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो वो एक ज़्यादा क्लीनर फॉर्म में होगी एज़ कम्पेयर टू कोल प्लांट से। जैसे आपने अगर थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी है, उसके बाद अगर आपने जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट से जनरेट करी इलेक्ट्रिसिटी, तो दोनों में अगर आप देखते हो कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला है वो ज़्यादा क्लीनर फ्यूल होगा, क्योंकि नॉन कन्वेंशनल है, ज़्यादा क्लीनर फ्यूल होगा, इस वजह से हम इन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फिर आते हैं आपकी सोलर एनर्जी पे। सोलर एनर्जी में आप देखते हो कि आपको सिंपल सा पता है कि सन की बात हो रही है, सन से फोटोवोल्टेइक सेल्स की हेल्प के थ्रू सन एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम घरों में सप्लाई होती है या फिर अपने घरों में उसको रीयूज़ करते हैं। देन तो ये सारी चीज़ें आप देखते हो कि सोलर एनर्जी हो गई। जैसे इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है इन 2015 अलॉन्ग विद फ्रांस। तो आप देखोगे कि COP21 समिट में पेरिस फ्रांस में जो है इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था। इसका पर्पज़ ये था कि हम सोलर एनर्जी को प्रमोट करें ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो दैट सब लोग सोलर एनर्जी को यूज़ करें। इससे क्लीनर फ्यूल की तरफ टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप होगी और अडॉप्शन बढ़ेगा, ताकि हम जो टारगेट है हमारा कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना, उसमें भी हम इजीली अच्छे से स्टेप्स ले पाएंगे। ठीक है, तो आप ये चीज़ देखते हो। फिर आप आते हैं हम लोग विंड पावर पे। विंड पावर आपको पता है कि विंड पावर का मतलब हो गया कि जो हवा बह रही है ना, जहाँ कोस्टल एरियाज़ में जहाँ पर हवाएं लगातार फ्लो करती रहती हैं, बहती हैं, देयर यू विल फाइंड कि विंड पावर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके कोस्टल एरियाज़ में। तमिलनाडु में हो गया आपका, है ना, आपका जो आपका ये राजस्थान है वहाँ पे भी आपका हो सकता है सैंडी डेजर्ट एरिया में, क्योंकि यहाँ पर लगातार आप देखो कि विंड फ्लो होती है, तो यहाँ पर विंड मिल्स सेटअप करी जाती हैं। तो जब विंड मिल्स के टर्बाइंस टर्न होते हैं विद फ्लो ऑफ विंड, तो इससे क्या होता है, पावर जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ये फिर आपके घरों में प्रोवाइड करी जाती है।
फिर आते हैं बायोगैस पे। बायोगैस आपको पता है कि बायोगैस मतलब बायोलॉजिकल जो वेस्ट है, जैसे आपका प्लांट के रिमेन्स हो गए, है ना, आपका एनिमल या ह्यूमन वेस्ट हो गया, इन चीज़ों को यूज़ करके आप जो गैस जनरेट करते हो जिससे आप डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये सारा आपका हो गया बायोगैस। जैसे आपने गांव में कभी कभी देखा होगा, या फिर आप कभी निकलो आउटस्कर्ट्स ऑफ द एरिया लखनऊ में, तो आप देखते हो कि किसी किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा बड़ा सा एक गोबर या फिर जो कंडे वाला होता है वैसे तरीके का प्लांट बना होता है, और उसके आसपास एक थोड़ा चीज़ें होती हैं जिसको वो बायोगैस में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं ना, तो उस तरीके का बायोगैस प्लांट होता है। तो उससे क्या करते हैं ये लोग, जो चीज़ें हम लोग वेस्ट कर देते हैं या फिर डिस्कार्ड ऑफ कर देते हैं, उसी को यूज़ करके बायोगैस जनरेट करी जाती है। तो आपने क्या किया, पहली बात तो आपने एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होने से बचाया, दूसरी बात आपने उस चीज़ को रीयूज़ कर लिया अपने ओन बेनिफिट के लिए, तो आपका पैसा भी बच गया, एनवायरनमेंट भी बच गया। तो ओवरऑल सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो जैसे गोबर गैस प्लांट जो मैं आपको बता रहा था ना, गोबर गैस प्लांट, आपने देखा होगा कि ऐसे पिरामिडल स्ट्रक्चर में, है ना, यहाँ पर कंडे लगे होते हैं, अंदर पूरा स्ट्रक्चर होता है, तो वो पूरा जो आप देखते हो जनरली वो गोबर गैस प्लांट इसी तरीके से बनता है कि उसमें गोबर एक्यूमुलेट कर देते हैं, उसमें बायो वेस्ट एक्यूमुलेट करते हैं, फिर उससे गैस जनरेट करते हैं, और उस गैस से अपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कुकिंग का काम, जो भी चीज़ें हैं वो रीयूज़ कर लेते हैं। तो उससे फ़ायदा हो जाता है कि फार्मर के लिए एनर्जी आपको मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, क्योंकि आपको पता है जो वेस्ट फेंका जा रहा था उसके लिए हमको वैसे भी उसको वेस्ट करते तो पोल्यूशन होता, तो हमको नया चीज़ खरीदनी नहीं पड़ी और हमने उसी से रीयूज़ कर लिया, तो आपका इम्प्रूवमेंट होता है एनर्जी का भी और पैसों का भी। साथ ही साथ आप देखते हो कि क्वालिटी ऑफ मैन्योर भी बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ एग्जांपल, हाँ, बायोगैस प्लांट इस तरीके का दिया है, ठीक। तो आप इससे क्या करते हो कि मैन्योर को जो यूज़ करना था, आपने मैन्योर को यूज़ करके उससे क्या कहते हैं बायोगैस यूज़ कर ली, फिर आपने जो मैन्योर बचा था उससे आपने फील्ड पे स्प्रेड कर दिया, तो एक अच्छा आपका फर्टिलाइज़र का काम कर दिया उसने। फिर इसकी वजह से आप फ्यूल, वुड जो होती है लकड़ियों को जलाना, वो नहीं जलाते हैं लोग, क्योंकि लकड़ी नहीं जलाएंगे तो उससे पोल्यूशन नहीं होगा। तो आप इसके कई सारे बेनिफिट्स देख सकते हो। फिर आते हैं टाइडल एनर्जी पर। टाइडल एनर्जी का मतलब होता है जो ओशन में टाइड्स आती हैं ना, जब आपका टाइड्स में पानी राइज होता है, पीरियोडिक राइज एंड फॉल और डाउनफॉल ऑफ वाटर इज़ नोन एज टाइड, यही होता है, याद है, छोटे क्लास में पढ़ा होगा। तो पानी जब ज़्यादा होता है और कम होता है तो टाइडल एनर्जी का यूज़ करके ये लोग क्या करते हैं कि टाइडल एनर्जी से टरबाइन को मूव करते हैं। तो इस टरबाइन से क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो टाइडल एनर्जी आपको पता है, कोई आपको अलग से इक्विपमेंट्स उसके फ्लो के लिए नहीं करना है, ओशन में लगातार टाइड्स आती रहती हैं अपने आप से, तो आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ टरबाइंस और वहाँ पर चीज़ें सेटअप करनी है ताकि उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो और उस इलेक्ट्रिसिटी को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सको, ठीक। तो कहाँ पर इंडिया में होता है, गल्फ़ ऑफ कम्बट हो गया, गल्फ़ ऑफ कच्छ हो गया गुजरात में, इन सब जगहों पर आप देखोगे कि टाइडल एनर्जी यूज़ होती है। फिर जियोथर्मल की बात कर लेते हैं। जियोथर्मल मतलब आपको पता है कि जहाँ पर स्टीम्स, है ना, स्टीम, या फिर आपको पता है जहाँ पर स्प्रिंग्स होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स, जहाँ पे गर्म पानी, आप देखोगे कि नेचुरली अकरिंग गर्म पानी होता है, वहाँ से लगातार जो है स्टीम निकल रही होती है, तो उसी के आसपास के एरिया में जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल मतलब जो अर्थ की गर्मी है, थर्मल मतलब हो गया आपका हॉट, गर्म, और जियो मतलब रिलेटेड टू अर्थ, तो जो आपका अर्थ की गर्मी से जो आपका जनरेट हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी, दैट विल बी नोन एज जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी। तो उसी से जो एनर्जी जनरेट करे तो उसी से आपका हो गया जियोथर्मल एनर्जी। दैट मीन्स कि वी आर यूजिंग अर्थ थर्मल एनर्जी फॉर आवर ओन बेनिफिट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमको अलग से कोल को बर्न नहीं करना पड़ा, पेट्रोलियम को बर्न नहीं करना पड़ा, ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा था अर्थ के जियोथर्मल एनर्जी स्पॉट्स पर, वहाँ से हम लोगों ने उसको अपने लिए रीयूज़ कर लिया, ठीक। तो आप देखते हो यहाँ पर क्या होता है कि हाई टेम्परेचर्स होगा शैलो डेप्थ पे, तो यहाँ पर ग्राउंड वाटर क्या करता है, एरिया जो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा और पानी गर्म हो जाता है। जैसे ये गर्म होगा तो ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। जैसे मान लेते हैं ये एक एरिया है, यहाँ पर ग्राउंड वाटर है, यहाँ पर नीचे से गर्मी इसने एब्जॉर्ब करी, और जैसे ही गर्मी एब्जॉर्ब करेगा तो आपको पता है ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये स्टीम निकलेगी बहुत हाई प्रेशर से। क्यों? क्योंकि ये छोटे क्रेविसेस या फिर छोटे फॉल्ट से निकलेगी। तो उससे क्या होगा कि वहाँ पर अगर हम टरबाइंस का सेटअप कर दें तो टरबाइंस टर्न करेंगी, और जैसे टरबाइंस टर्न करेंगी वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर बेनिफिट।
तो आप ये देखो, इसमें आपको कुछ एक अलग से एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है इन द फॉर्म की आपको हीट जनरेट नहीं करनी है, आपको सिर्फ टरबाइन सेटअप करनी है, उसका प्रोडक्शन करना है नेचुरली और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इससे आप देखते हो कि कई सारे बेनिफिट्स हो जाएंगे। इस तरीके के 2 प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? आपको एक मिलेगा पार्वती वैली नियर मणिकर्ण इन हिमाचल प्रदेश, और दूसरा आपको मिलेगा पूगा वैली लद्दाख में, कि यहाँ पर जो स्टीम है, अर्थ की स्टीम निकलती है, उससे टरबाइन मूव करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये चीज़ हम लोग अभी देख चुके थे कि कंजर्वेशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर सेक्टर को इंडिया में एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब हर सेक्टर को चाहिए तो सबकी डिमांड फुलफ़िल करनी है, बट अगर डिमांड फुलफ़िल करने के लिए हम लोग चीज़ों को एग्जॉस्ट करना शुरू कर देंगे तो ये हम ही को लॉन्ग टर्म में हार्म करेगा, बिकॉज इन फ्यूचर वी वोंट हैव एनी रिसोर्स टू बेनिफिट फ्रॉम। तो जब हमारे पास रिसोर्स फ्यूचर नहीं रहेगा तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए कि हमें चीज़ों को कंजर्व करना चाहिए, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, जो हम लोगों ने अभी बात करी थी उसको करना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम लोगों को चलना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होगा कि आप चीज़ों को ऐसे यूज़ करो ताकि वो फ्यूचर में क्या कहते हैं, उनकी स्कारसिटी ना हो, है ना, फ्यूचर जनरेशन्स भी उसको यूज़ कर पाएँ, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों को सस्टेनेबल करना होगा। प्रमोशन ऑफ क्लीनर एनर्जी, रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि हम लोग जैसे सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, इस तरीके से हम लोगों को टाइडल एनर्जी को प्रमोट करना चाहिए, है ना। आपको जियोथर्मल एनर्जी को और प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ये सारे नेचुरल रिसोर्स हैं आपके एनर्जी के। तो इनसे आपको कोई अलग से प्रॉब्लम नहीं होगी, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर जैसे टाइडल एनर्जी की बात करें तो कोस्टल एरियाज़ में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके टाइडल एनर्जी से प्रोवाइड करते हैं तो हम कोई इसमें हार्मफुल चीज़ें नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है ओशंस में ऑलरेडी टाइड्स आती जाती रहती हैं, तो उससे वो नेचुरली अकरिंग फिनोमिना का हमने बस अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर लिया और उससे हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली। तो इस तरीके की चीज़ें जब हम करेंगे तब हम देखेंगे कि जो है हम इन्वायरमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं, साथ साथ अपने लिए भी काम कर रहे हैं। और वी एज इंडियंस या फिर इंडिया को क्यों ये चीज़ करनी चाहिए? बिकॉज हम लोग वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, हमारी इकोनॉमिक डिमांड ज़्यादा है, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो उन चीज़ों को, रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए वी नीड टू पार्टिसिपेट फ्रॉम एवरी एंड, कि हमको हर तरीके की जो बेटर चीज़ें अवेलेबल हैं एट लोअर कॉस्ट उन सबको यूज़ करना है ताकि इसका बेनिफिट सबको मिल सके, है ना। जैसे इलेक्ट्रिक कार्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक कार्स का पर्पस यही तो है प्रमोशन का, कि वो इन्वायरमेंटली इम्पैक्ट कम कर रही हैं, है ना, पोल्यूशन कम करती हैं। हाँ, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हो सकती है बट वो धीरे धीरे हो जाएगा सही। बट कहने का मतलब ये है कि जब आप क्लीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ करोगे तो यू आर हेल्पिंग इन्वायरमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग कंसर्न सिटीजन्स हैं, तो ये सिटीजन्स को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट सिर्फ पॉलिसीज़ बना सकती है, गवर्नमेंट सिर्फ लॉज बना सकती है, बट इट इज़ अस एज सिटीजन्स जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमको उन चीज़ों को फॉलो करना है सो दैट एक बेटर कंट्री बन सके और बेटर रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज़ करके अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बचा सके, है ना। तो सिटीजन्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। अगर आप कहीं जा रहे हो तो एक आदमी एक कार से जाने के बजाय कार पूल कर सकते हो, है ना, अगर सिमिलर जगह पे जा रहे हो। इस तरीके की चीज़ों को अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना, है ना, आपको अननेसेसरीली पानी को वेस्ट नहीं करना, अननेसेसरीली इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं करना, ये सारी छोटी चीज़ें इफ़ टेकन वन स्टेप एट अ टाइम बाय वन पर्सन, तो ये अगर आप देखो 100 लोग होंगे तो बहुत ज़्यादा स्टेप हो जाएगा, 1000 होंगे तो और ज़्यादा, और अगर पूरा इंडिया इस तरीके की चीज़ों को देखेगा तो आप पाओगे हाँ दिस इज क्या कहते हैं फ्रूटफुल, और ये ज़्यादा अच्छा है डेवलपमेंट के लिए भी और इन्वायरमेंट के लिए भी। इसीलिए इसको अब एंड करते हैं। यहाँ पर लास्ट में एक लाइन दी है, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। तो आपको पता है जितनी एनर्जी आप सेव करोगे वही चीज़ एनर्जी आपकी आगे भी काम आएगी, दैट इज़ एनर्जी प्रोड्यूस्ड। तो थैंक यू क्लास, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये पार्ट थोड़ा लंबा हो गया था बट मैंने सोचा जब ये पार्ट है तो आपको इसी पार्ट में अच्छे से पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जो आपको डाउट होंगे तो बताना और सी यू इन नेक्स्ट।